बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद यासिर खान। अनफोल्ड विद यासिर खान के साथ अल्लाह ताला हमें ढेरों आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कोविड-19 है, लोग मुश्किलात का शिकार हैं, तो कोशिश करें अल्लाह ताला ने जितने भी आपको रिसोर्सेज दिए हैं उनको दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनकी ज़िंदगी पहले से कुछ बेहतर हो सके और सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशन हो सके आपकी। कोविड-19 अपनी सेकंड वेव में है जो अपनी पहली वेव से ज़्यादा खतरनाक है बिकॉज़ ये ब्रिज वेदर है, लोग बहुत ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम का शिकार हो चुके हैं, तो उस वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हैं टुवर्ड्स कोरोना के। तो अपनी एहतियात ज़रूर कीजिए। जो गवर्नमेंट के एसओपीज़ हैं, चाहे वो मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, 6 फुट की दूरी है, बार-बार सैनिटाइज़र, साबुन पानी से हाथ धोना है, उसको ज़रूर अडॉप्ट कीजिए और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ कीजिए। अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए। बिकॉज़ कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है और जितने ज़्यादा लोगों को ये मैसेज शेयर हो सकता है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हमारा जो मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगियों को हम बचा सकें इस कोरोना से, तो वो अचीव हो सके। आज का जो हमने टॉपिक चूज़ किया है दैट इज़ कोर टॉपिक टू कोर टू माय हार्ट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन सोसाइटी के किस तरह कॉन्फ्लिक्ट्स राइज़ होती हैं सोसाइटी में। सोसाइटी से पहले हम बात करेंगे रिलेशन की कि किस तरह रिलेशन में ये कॉन्फ्लिक्ट्स बनती हैं, कन्फ्लिक्ट होती क्या है बेसिकली और उसको मैनेज करने का क्या तरीका है। आज के जो मेरे ऑनरेबल गेस्ट हैं किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। He is pioneered in self-improvement and organizational development movement in Pakistan in June 1991 by founding KZR with a mission to develop a human factor. He is a currently senior consultant executive coach and CEO at Carnelian, जो कि renowned है लोगों की लीडरशिप और सॉफ्ट स्किल्स की डेवलपमेंट के लिए, मेंटोर्स एट यंग लीडर एट स्कूल ऑफ लीडरशिप सोल, जो कि अगेन यूथ को ट्रेन करने के लिए और उनको अपलिफ्ट करने के लिए माशाल्लाह से अक्रॉस द ग्लोब इनका एक्सपीरियंस है। वेलकम करते हैं हमारे ऑनरेबल गेस्ट वन एंड ओनली कामरान रिजवी अनफोल्ड विद यासिर खान में। सर, मोस्ट वेलकम, तहे दिल से शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम यासिर, so happy to be with you and बहुत अरसे के बाद हम दोबारा मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो मौजूद उठाया है, सबके दिल के पास है। जी जी, नो डाउट। और लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये आप थोड़ा जो निखार देख रहे हैं बोलने में, आज अल्हम्दुलिल्लाह 391 लाइव शो, ये 391वां लाइव शो जा रहा है, तो इसमें बहुत बड़ा किरदार है। ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनकी जो बैकग्राउंड में आपको जो नजर आता है, इसमें इनकी ग्रूमिंग का बहुत बड़ा किरदार है, मेंटोरिंग का बहुत बड़ा किरदार है, टिप्स एंड ट्रिक्स के किस तरह बात करनी है, किस तरह शो को लेके चलना है, किस तरह टॉपिक्स की सिलेक्शन करनी है, गेस्ट की सिलेक्शन करती है। Hats off to you, sir. It's all about Thank you so much, Yasir, for giving me so much credit. इसमें मैं समझता हूँ कि जो सीखने का शौक रखता है उसको कोई ना भी सिखाए तो वो सीख लेता है, और जो ना रखता हो उसको कुछ भी कर ले वो वहीं का वहीं रहता है। नो डाउट, नो डाउट। माशाल्लाह। सर, आज का जो टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इन सोसाइटी, सर सबसे पहले तो थोड़ा सा आसान कर दें कि ये कॉन्फ्लिक्ट होती क्या है। देखें, इख्तिलाफ राय एक सच्चाई का एक पहलू है। जब ताल्लुकात में आप देखें सच्चाई होती है तो जाहिर सी बात है हर शख्स अपनी दुनिया में रहता है, हर शख्स की अपने पसंद नापसंद होती है, हर शख्स अपने अपने तरजीहात पे चल रहा होता है। तो एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि हम सब फ़र्क हैं और सारों का माजी फ़र्क है, हर का तजुर्बा अलग होता है, तो यकीनन दुनिया को देखने का जो एक नज़रिया जो है सबका फ़र्क हो जाता है। और जब हम इज्तिमाई तौर पे या दो लोग आपस में बात कर भी रहे होते हैं तो हमारा मकसद ये होना है कि हम एक दुनिया में आ जाएं, और उसके लिए जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे नहीं तो हम एक दुनिया में नहीं आ सकते और एक ज़बान बात नहीं कर सकते। और अक्सर मैंने ये भी देखा है कि जो शख्स बात कर रहा है दूसरे से, वो अज्यूम कर रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि भाई जो मैं कह रहा हूँ बड़ी ऑब्वियस सी बात है, उसको क्यों नहीं समझ में आ रही। और इस चक्कर में क्या होता है, और हम सही और गलत के चक्कर में पड़ जाते हैं, और ये जो सही और गलत है इसमें इख्तिलाफात जो हैं वो जन्म लेना शुरू करते हैं। अच्छा, अब इख्तिलाफात के भी दो अशकाल हैं। एक तो हाथ तपाई पे उतर आती है बात, या गाली गलौज पे होती है, या नाराजगियों का इजहार हो रहा होता है, या खामोशी हो जाती है। और मैंने ये देखा है कि इख्तिलाफ का इजहार खामोशी में भी होता है, और खामोशी से क्या होता है कि दो लोग एक साथ रह भी रहे हैं लेकिन इतने दूर हैं जैसे कि एक मरीख पे और एक चांद पे,
है जिस्मानी तौर पे एक जगह, लेकिन ज़हनी तौर पे बिल्कुल फासलों में। तो खामोशी जो है वो भी खतरनाक हो जाती है। और जब हम बिला सोचे गलत अल्फाज का इस्तेमाल कर जाते हैं तो उसमें इल्ज़ाम तराशी और जैसे तेल आप छिड़कते हैं ना आग में, तो क्या होता है, वो भड़क जाती है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे खतरनाक चीज जो आज तक इजाद हुई है वो जबान है। ये जबान ऐसी खतरनाक चीज है कि अगर इस पे लगाम ना हो तो मैं समझता हूँ कि ये आग और भड़केगी और भड़कती चली जाएगी। और यही वो जबान है जो कि दिलों को जोड़ भी सकती है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अच्छा साहब, जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि सेल्फ अजम्पशन शुरू हो जाती है, कन्फ्लिक्ट या इख्तिलाफ राय है, दो हम रिलेशन में चल रहे हैं, तो ये सेल्फ अजम्पशन की बेस कोर वजह क्या होती है? क्या शुरू की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है? अगर हम बिल्कुल मियाँ बीवी के रिलेशंस में चले जाएं, तो क्या अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है या कुछ और प्रॉब्लम है? ये मियाँ बीवी वाली बात आपने जो की है बहुत अहम है, बिकॉज अगर आप गौर करें तो किसी भी मुआशरे को अगर शक्ल देनी हो तो वो मुआशरा जो है फैमिली यूनिट से बनता है। और नो बहुत सी डाउट। फैमिलीज होती हैं और फैमिली यूनिट के जो एपी सेंटर्स होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं या मियाँ बीवी होते हैं या दादा दादी होते हैं। एंड दे नीड टू बी एग्जेम्पलरी फॉर द एंटायर फैमिली टू बी रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, कोऑपरेटिव एंड हारमोनियस। और जहां बर्तन होते हैं खटपट जरूर होती है, और जब हो तो फिर उसको मैनेज कर लेना बहुत आसान तरीका है। और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का जो मौजू है मियाँ बीवी के बीच में भी, तो मैं आपको ये कहूंगा कि मियाँ बीवी भी एक टीम की शक्ल में आप तस्वुर करें। तो टीम बिल्डिंग के अंदर एक बड़ा अहम एक करिकुलम का हिस्सा होता है जिसको टकमन्स मॉडल कहते हैं। तो उसमें कहा जाता है कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ टीम डेवलपमेंट। तो अब आपने मियाँ बीवी की क्योंकि मिसाल दी, तो मैं कहूंगा कि जब नई नई शादी होती है तो वो एक हनीमून पीरियड होता है। उसमें एंजाइटी भी होती है, उसमें एक्साइटमेंट भी होता है, उसमें बड़े बड़े ख्वाब देखे जाते हैं और हम उस पहाड़ी पे रहेंगे, 10 बच्चे होंगे, हेलीकॉप्टर से आएंगे जाएंगे, फार्म होगा, डेयरी फार्म होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरह के ख्वाब देख रहे होते हैं और फिर कुछ एंजाइटीज भी होती हैं, पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। ये होता है हनीमून पीरियड ऑफ फॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द टकमन्स मॉडल। अच्छा, वो रोमांस जो है वो उसकी जो चाशनी है वो कम होने लगती है, तो फिर अब सच्चाई आना शुरू होती है। क्योंकि भाई मुझे ठंड लग रही है तो दूसरे को गर्मी लग रही है, तो कोई कह रहा है इसे बंद करो, दूसरा कह रहा है खोलो। कुछ कह रहे होते हैं कि तुमने पर्दा क्यों खींचा हुआ है, मुझे रोशनी चाहिए। नहीं नहीं, मुझे सोना है, प्लीज अभी खींचा रहना। तुमने टूथपेस्ट पे ढक्कन क्यों नहीं लगाया था। और फिर ये सारी चीजें शुरू होती हैं, इसको कहते हैं स्टॉर्मिंग। ये दूसरा स्टेज है। स्टॉर्मिंग से फिर हम स्टॉर्मिंग पे आते हैं। और ये क्यों हो रहा होता है? क्योंकि अब हम बेतकल्लुफ हो गए, अब हम एक सच्चाई में आ गए। अब सच्चाई में अपनी पसंद और नापसंद का इजहार शुरू हो गया। अच्छा, अगर हम एक दूसरे को अब रोकें कि देखो तुम मुझसे ऐसा ना कहो, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम ताल्लुक में दरारें पैदा कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि यार तुम्हारे दिल में जो भी हो मुझे कहो, कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर हमारे अंदर इतना ज़र्फ होना जरूरी है कि हम जो भी बात की जा रही है उसको सुन तो लें। इत्तेफाक करना, इख्तिलाफ करना तो बात की बात है, हम तो सुनते भी नहीं है। हमें बस ऐसा लगता है कि किसी ने हमारी जात पे हमला कर दिया है और वहां से हम रिएक्ट कर देते हैं, और रिएक्शन से स्टॉर्मिंग का जो फेज है वो खराब होता है। और अगर हम सबर सर एक सबर के साथ थोड़ी सी एक चीज जहन में आती है, जैसे अभी आपने जात पे हमला की बात की, तो ये जो ईगो है, क्या ये जो रिलेशन है इसमें ईगो का कोई तुक बनता है? वैसे थोड़ा सा इसको देखिए, अनफोल्ड कीजिए। ये बड़ा बहुत अहम नुक्ता है। ईगो के दो पहलू भी होते हैं। एक तो होता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जितना आप खुद को अगर रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप दूसरे को भी उतना रिस्पेक्ट दें। तो वो एक हेल्दी पहलू है ईगो का। वो एरोगेंस में तब्दील जब होती है तो उसमें खतरा ये होता है कि अपने आप को आप सही समझ रहे होते हैं और बाकी सारों को आप कह रहे होते हैं उनको पता ही नहीं है, वो तो ना अहल हैं, वो तो बेवकूफ हैं, नहीं समझते, मैं क्या करूं। ये एरोगेंस और तकब्बुर का एक पहलू हो जाता है। तो यानी ये शेर फिट आएगा, अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। हाँ, यस, अना जब बेतहाशा हो तो कैसे ना तमाशा हो। बिल्कुल ब्यूटीफुली सेड, एब्सोल्युटली।
तो ईगो जो है वो किसी हद तक जरूरी होती है कि इंसान की एक हिस्स होती है, खुददारी होती है, गैरत का एक तस्वुर होता है कि भाई आप पे किसी ने हमला किया, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अटैक किया है, तो अगर आप खामोशी से उसको ले लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि तो आप जाबिर को दरवाजा खोल के पेश कर रहे हैं कि आओ और मेरी बजाओ। ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा इंसान को अपनी इज्जत को दिफा करने के लिए जरूर अपने ईगो को, अपने प्राइड को सामने रखना है, लेकिन इस अंदाज से कि दूसरे की प्राइड हर्ट ना हो। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये बड़ा जरूरी होता है। और मैं ये समझता हूँ कि यहाँ हम मार खा जाते हैं और यहाँ पर हम तू मैं में पड़ जाते हैं, बनिस्बत इसके कि हजरत आपने ये कहा, मुझे ये बहुत बुरा लगा, और आप जैसी हस्ती इस किस्म की बात करे, ये तो मुझे बहुत दुख हो रहा है ये देख के। वो भी शर्मिंदा होगा कि आई एम सो सॉरी, मैंने ये क्या कह दिया। तो उससे ये होता है कि आप एहतराम में रहते हैं। रिस्पेक्ट इज एट द हार्ट। इसमें भी पिछले दिनों मैं प्रोग्राम कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत एग्जांपल दी। रिलेशंस की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा जब मियां बीवी के दरमियान लड़ाई हो और बहुत पीक पे जाने लगे ना, तो मियां या बीवी को एक लाइन का इस्तेमाल करना चाहिए वो लड़ाई के दौरान, कि मुझे तुम्हारी बहुत सख्त जरूरत है लाइफ में। जब आप ये लाइन उसे बोलेंगे तो उसका जो गुस्सा है वो फुर करके उड़ जाएगा। तो एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का जो है वो आप जब तक रियलाइजेशन नहीं कराएंगे। यस, ये और मैं ये कहूंगा कि जैसे आपने एक जुमला मिसाल के तौर पे पेश किया, तो 1960 में एक ड्रामा बहुत मकबूल हुआ था पाकिस्तान टेलीविजन पे, और उसका नाम था घोड़ा घास खाता है। घोड़ा घास खाता है। और ये प्रोटोकॉल था मियाँ बीवी के बीच में कि जब किसी का पारा चढ़ रहा हो तो दूसरा जो है जब नोटिस करे कि उसका पारा चढ़ रहा है तो उसको सिर्फ इतना कहना है, घोड़ा घास खाता है, ताकि दैट वाज अ कोड वर्ड। और क्योंकि अगर आप देखें ना, मियाँ बीवी का झगड़ा किसी महफिल में हो जाए तो वो तो बड़ी एम्बैरेसिंग बात हो जाएगी। तो उन्होंने ये फार्मूला निकाला कि बैठे बैठे अगर देखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, बेगम घोड़ा घास खाता है। अच्छा, अब सारे सोच में पड़े हुए हैं कि ठीक है खाता है, क्या कह रहे हैं। तो एक तरीका है जिसको, और मकबूल ड्रामा था ये, मकबूल ड्रामा था। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एक बड़ी आला मिसाल थी। तो मैंने कहा कि ये मैं आपको पेश कर दूं। और ये जो आपने कहा, तो फॉर्मिंग स्टॉर्मिंग जो है उधर ताल्लुक पुख्ता होता है, और ये उसी वक्त पुख्ता होता है जब हम एहतराम में होते हैं, एक दूसरे को उस वक्त सुन रहे होते हैं और एक दूसरे को अपना जैसा नहीं बना रहे होते। वालिदैन अपनी औलाद के साथ जो सबसे गलत सलूक करते हैं वो ये है कि मैंने अगर कहा है तो तुम मेरी बात मानो और इसी तरह चलना होगा। मैंने 30 साल अपनी जिंदगी के गुजारे हैं और मुझे पता है। अरे जिस दौर में आप हैं वो उस दौर का तकाजा ये है कि आप उसको समझें। कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि मुझे एहतराम से इख्तलाफ है, लेकिन एहतराम का इज़हार फर्क हो गया है। एक जी प्रोटोकॉल ही फर्क हो गया ना। कहीं एहतराम का इजहार मतलब जाके खड़े होने में होता था, अब एहतराम का इजहार फौरन से पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज रिप्लाई करने में होता है। बिल्कुल। तो अमीन, मेरा कहना ये है कि यहाँ पर बड़े छोटों से सीख सकते हैं, छोटे बड़ों से सीख सकते हैं। लेकिन आपने शुरू में जब हम लोग लाइव नहीं थे इतनी प्यारी बात कही थी कि करेक्शन की तो तलब हम सब में होती है कि दूसरे को ठीक करें, लेकिन कनेक्शन को हम भूल जाते हैं। जब तक कोई हाईवे नहीं बनाएंगे तो गाड़ियां कैसे दौड़ाएंगे उसके ऊपर? पगडंडियों की तो कोई बात नहीं हो पाती। तो आपने जो कहा कि इस कनेक्शन और करेक्शन के दरमियान हमने अभी शेयरिंग की बात कर रहे थे, जो हम फॉर्मिंग स्टेज की बात कर रहे थे, चाहे वो टीम हो चाहे वो मियां बीवी की फॉर्मिंग हो, तो वो जो शेयरिंग है जिसकी कमी होती है, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होती है या आइडियाज शेयर नहीं होते, तो वो कौन से ऐसे विंडोज हैं जिसको ओपन करें मियां बीवी, तो वो जो फॉर्मिंग है वो स्ट्रांग हो जाए और वो जो शेयरिंग है, जो आइडियाज हैं, वो एक दूसरे के हम एब्जॉर्ब कर सकें। इसके ऊपर थोड़ा सा इसको अनफोल्ड कीजिएगा। दो अल्फाज बड़े जरूरी हैं, सेफ्टी और दूसरा है स्पेस। देखिए, मुझे स्पेस चाहिए। अब आप मेरे स्पेस में अगर आएंगे तो मुदाखलत शुरू हो जाएगी। हमें अपनी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ती हैं और एक दूसरे की बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करना होता है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे हैं कि जिसका किसी से गर्ज नहीं है। अब जैसे मैं अपने बेटे के साथ एक ताल्लुक रखता हूँ, अब मेरा ताल्लुक मेरे बेटे के साथ एक इनफरादी हैसियत रखता है।
इसी तरह से मेरे बेटे का ताल्लुक मेरी अम्मा के साथ है, अपनी दादी के साथ है। अब वो ताल्लुक एक इनफरादी ताल्लुक है। अब मैं अगर अपने बेटे से दादी की बातें शुरू कर दूं तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि उस स्पेस को मैं वायोलेट कर रहा हूँ। तो सबके अपने स्पेसेस होते हैं और स्पेस देना ट्रस्ट की दलील होती है। और दूसरा है सेफ्टी। अब मैं आपको यासिर कुछ कहते हुए हिचकिचाऊंगा, सिर्फ इसलिए हिचकिचाऊंगा कि मुझे नहीं पता कि आप ये सुनकर रिएक्ट कैसा करेंगे। अगर मुझे ये डर हो कि आप नाराज हो जाएंगे, फट जाएंगे, या आपका दिल टूट जाएगा, या आप मुझसे बात करना छोड़ देंगे, तो मैं कहूंगा यार बेहतर यही है कि चुप रहो। अच्छा, अब आप पूछेंगे तुम कैसे हो, मैं कहूंगा मैं ठीक हूँ। तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सेफ्टी का एहसास आपको दिलाना है। तो मसलन आप ये कर सकते हैं कि कामरान भाई देखिए, मैं आपके साथ काम करता हूँ, शेयर करता हूँ, फोरम पे बहुत सी बातें होती हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरा आईना बन के मुझे बताएं कि मैं किस तरह इस काम को और निखार दूं। हाँ, तो कहूँगा यार तुम अच्छा कर रहे हो। नहीं सर, वो तो है, लेकिन मैं इंसान हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होती होगी। छोटी सी भी बातों में बड़े बड़े राज छुपे हैं। प्लीज कामरान भाई आप बताएं। और मैं शीशे का खिलौना नहीं हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं तस्लीम करूँ ना करूँ, मैं यकीन से आपका एहतराम जो है और भी बढ़ा दूंगा, लेकिन बताएं जरूर। तो फिर मैं कहूँगा अब आपने मेरे लिए सेफ्टी क्रिएट कर दी। यस। और अगर आप ये सेफ्टी नहीं क्रिएट करेंगे तो मैं कहूँगा मिट्टी पाओ यार, ये पूछ रहा है एमी में क्या है कि बुरा बनूं। ये खाना पूरी हो रही है ना, गोंगलो तो मिट्टी चाड़ रहा है। हाँ, अच्छा, अब इसमें एक चीज आती है रिलेशनशिप, जो आप कहते हैं ना ताल्लुकात हमारे आपस में। तो कुछ कच्चे रिलेशनशिप होते हैं, कुछ दरमियाने होते हैं, कुछ बड़े मजबूत रिलेशनशिप होते हैं इस किस्म के। अच्छा, अब ये जानना कि मजबूत रिलेशनशिप कौन सा है, कच्चा रिलेशनशिप कौन सा है, ये फर्क जानना। मैं आपको बताऊं, जितना पोलाइट आप होंगे, जितना पोलाइट आप चल रहे होंगे, उतना कच्चा रिलेशनशिप है। और जितना खुल के बात कर रहे होंगे, उतना मजबूत रिलेशनशिप है। तो ये एक दलील है। तो जहां तकल्लुफ, आइए आइए टोकरा रखिए, और आप जाएंगे दावतों में तो आपने देखा होगा किस खुलूस से आपसे मिलेंगे, यार ये बैठिए, इतनी खुशी हुई आपसे, आप ये खाएंगे, आप वो। अच्छा, जब आप चले जाते हो ना, फिर मजा आता है घर में जो होता है। ये बर्तन कौन धोएगा, ये देखो, ये सोफा सब सही करो, ये झाड़ू कौन लगा रहा है, ये जो इख्तिलाफात हैं, ये में मजबूती की अलामत भी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि फैमिली में जिस शिद्दत के इख्तिलाफात होते हैं, वो शिद्दत दफातर में कम नजर आते हैं। और इख्तिलाफात जब हों तो वो सेहत की अलामत तो है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं करना चाहिए, उधर लाना है। क्योंकि हम अक्सर बहुत मजबूत ताल्लुकात को भी तोड़ देते हैं, और तलाक इसलिए होती है। और ये हमारी जो घटाई होती है, या हैबिट्स होती हैं, या कुछ उसूल होते हैं, वो कहते हैं कि भाई देखो, इट इज इजी टू चेंज अ जॉब, easy to change a car, a house, even a spouse. It's very hard to change habits. Exactly. कभी कभी वो आदत ऐसी गलीज किस्म की चिपकी हुई होती है कि हम उस आदत को रखते हैं, ताल्लुक खत्म कर देते हैं। तो मेरी एक गुजारिश है कि हम इस पे जरूर गौर करें। एंड आई मस्ट टेल यू कि आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माय ओन लाइफ, कि लचक होना बहुत जरूरी है, और दूसरे को स्पेस देना और एहतराम से कि भाई ठीक है, तुम्हारा एक नुक्ता निगाह है, आई डोंट एग्री विद इट, फेयर इनफ, बट इट इज योर राइट। एक फ्रेंच फिलोसोफर है जिसने बड़ी प्यारी बात कही थी, आई विल डिफेंड योर राइट टू डिसएग्री विद माय लाइफ। वाओ वाओ, यानी मैं जान दांव पे लगा दूंगा इस तुम्हारे हक पे कि तुम मुझसे इख्तिलाफ कर सको, ये तुम्हारा हक, ठीक है, लेकिन समझना एक फर्ज है, एक दूसरे को समझना फर्ज है। और मैं यू नो व्हाट आई फाइंड इज कि हम बिला समझे इख्तिलाफ में पड़ जाते हैं। और अगर हम वाकई जहमत करें एक दूसरे को समझने के लिए, और इसमें भी पहल समझ को पहले होनी है, समझाने को बाद में होती है। जब दोनों समझाने पे तुल जाते हैं तो फिर कोई एक दूसरे को सुन नहीं रहा होता। और अगर हमारे माशरे में एक मसला है, डोनाल्ड ट्रंप को किसी ने कुछ सुनाया है, उसको कितनी दुश्वारी होती है, समाज में बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से हम लोग भी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे होते, और अगर सुन भी रहे होते हैं तो अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, सुन नहीं रहे होते। कितने टॉक बैठे हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि आप सुन रहे हैं, आप
रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि बट लेकिन ठहरें कामरान भाई, मुझे भी एक बात कहनी थी, ये मेरा नजरिया है, तो फिर तो हम गाड़ी आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम फिर से बोलते रहेंगे। लिसन टू अंडरस्टैंड नहीं है, लिसन टू रिस्पॉन्ड है। यू राइट कि वो ये हो रहा होता है, ये हो रहा होता है। और फिर नॉर्मिंग आती है, फॉर्मिंग, और फिर नॉर्मिंग आती है जब आप उपयोग कर लेते हैं। और नॉर्मिंग में क्या है कि एक्सेप्टेंस, बल्कि एक दूसरे का वो कहते हैं ना अप्रिसिएशन, थैंक यू फॉर ओपनिंग माय आईज, आई हैड नो आइडिया कि मैं ये कर रहा था। और हम एक दूसरे को अगर कंफर्ट देना चाह रहे हैं और अननोइंगली हम किसी को इरिटेट कर रहे हैं, तो अगर कोई निशानदेही कर रहा है तस्लीम कर लो। ईगो यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, यहाँ पर अकोमोडेशन की जरूरत है। तो देयर आर थिंग्स दैट वी नीड टू डू, कि वी नीड टू एथिकल बात की मैं नहीं कह रहा यहाँ पर, क्योंकि एथिक्स जब आते हैं, प्रिंसिपल्स जब आते हैं, तो सर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। लेकिन जहाँ 19-20 का फर्क है, पिंक और ब्लू का फर्क है, ठंड और गर्मी का फर्क है, मिर्च और सादगी, इसमें तो गुंजाइश निकालें, कॉम्प्रोमाइज करें, देखें कोई ना कोई हल निकलता है। लेकिन हमने छोटी बातों को बतंगड़ बनाना भी तो देखा है ना। आपने सुना है ना, स्टॉर्म इन अ टी कप, इतनी सी बात इतनी बड़ी हो जाती है। मैंने वालिदैन पहली वाली अटैचमेंट्स भी निकल आती है। बिल्कुल, तुमने मुझे वो कहा था, तुमने मुझे वो कहा था। मैंने वालिदैन को अपने नौजवान बच्चों को महफिल में कहते हुए सुना है, बेटा फोन रखो, देखो आंटी देख रही हैं। अरे एक 29 साल 30 साल का नौजवान, आप उसको सबके सामने कह रहे हैं फोन बंद करो, देखो इस तरह नहीं बैठते, वो क्या सोचेंगे, उनसे इजाजत लो। तो ये पप्पू तो नहीं बैठा, आपका बेटा है। और इस पप्पू को घर में सिखाने की जरूरत है, ना कि महफिल में सिखाने की। अब आप बताएं उस बच्चे का, उसकी सेल्फ एस्टीम का क्या असर हो रहा है, उसकी कॉन्फिडेंस का क्या। टाइम हमारा फिनिश हो रहा है, लेकिन एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। जैसे आपने ये पप्पू की एग्जांपल दी ना, इसी तरह का एक पप्पू, मैं किसी महफिल में था, एक मेहंदी मंगनी की तकरीब थी। उसमें एक ताया ने अपने जो छोटा भाई था, यानी उसका छोटा भाई यानी उसका बच्चा, उसको भरी महफिल में इतना जलील किया, लाइक उससे बोलना शुरू किया, लाइक तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम तो डम्ब हो, तुम तो ये हो वो हो। वो रोया नहीं, लेकिन वो था ऐसा बच्चा, लाइक कि वो ना शायद वो जो मैं उसको रीड कर रहा था कि जमीन में गड़ जाए। मैं मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें, इसमें 1000 फॉल्ट होंगे, मुझे बताएं, आप महफिल में बैठे हुए हैं, आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप किसी के घर में बैठे हुए हैं, ये बच्चा सारी जिंदगी यहाँ सर नहीं उठा पाएगा, तो आपने इसके साथ क्या कर दिया। उसने कहा तुम्हें नहीं पता, ये ऐसा ही है। मैंने कहा लाख इससे बुरा हो, लेकिन इस द वे कि आपने उसको टैकल किया है। मैंने कहा नसीहत हमेशा क्लोज डोर में की जाती है, यहाँ अप्रिसिएशन की जाती है। अगर उसने कोई चीज काम किया था तो यहाँ अप्रिशिएट करने की जरूरत थी, ताकि उसमें कॉन्फिडेंस आता। आपने सारी जिंदगी के लिए उसको डंप कर दिया, आपने सारी जिंदगी के लिए उसको बना दिया कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर शायद उसके जहन में कुछ करने की तमा भी होगी तो वो भी अब फौत हो गई। तो लेकिन कुछ लोगों का कहाँ चिट्टा होता है, तो वो उसका कहाँ चिट्टा था। मुझे 40 साल का तजर्बा है, जो आपने बात पहले की ना, कि मेरा 40 साल का तजर्बा है, मुझे पता है इसको डील कैसे करना है। तो लोगों की अप्रोच इस तरह है। अच्छा, कन्फ्लिक्ट में थोड़ा सा वापस आते हैं, 2 मिनट और हमारे पास हैं। लोग जो रिलेशन है वो क्लोज डोर में चले जाते हैं, यानी बंद गली में चले जाते हैं कन्फ्लिक्ट आने के बाद। तो उनको कोई तीसरा आके निकालता है, तो कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक दें कि वो तीसरे के पास ना जाएं, वो दोनों खुद ही निकालें अपना रास्ता। बहुत खूब। इसमें ये जो बंद गली में जब कहीं पहुंचते हैं, मुझे तो ये लगता है कि अमूमन उससे निकलना उन दोनों में से किसी एक के लिए भी दुश्वार होता है। एंड वहाँ पर दोस्त का किरदार और एक ऐसा फरीक जो कि दोनों को एक्सेप्टेबल हो, मेरे ख्याल से वो ज्यादा कारामद हो सकता है। एक्सेप्टेंस दोनों की उस शख्स के लिए होना जरूरी है, और वो अलग अलग तरीके से देखें, क्योंकि अगर एक तरफ तरफदारी का जायका आ गया या बायस, तो फिर वो टिल्टेड होगा, तो फिर तो वो बायसनेस हो जाएगी ना। और अगर कोई ऐसा थर्ड पर्सन नहीं है, और उनमें से तो जो ज़हीन होगा दोनों में से, वो सिर्फ एक बात कह दे, आई एम सॉरी। ये तो आपने जो ये तो 3 वर्ड्स है ना। जो भी ज्यादा दाना है वो कह दे, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो,
मैं नहीं चाहता कि ये खामोशी जो है ये बरकरार रहे। मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि जो मैंने किया, एक्सेप्ट योर, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गई। इतना प्यारा ताल्लुक और फिर अच्छे दिन को दोहरा दें कि जो अच्छे दिन थे, कि शुरू तो ऐसे नहीं हुआ था ना, कुछ हुआ जिसकी वजह से ये दूरी आ गई। तो मेरे ख्याल से दोनों ज्यादा ज़हीन होगा, और ये कब मुमकिन होगा, जब हम अपने ईगो को काबू कर लेंगे। क्योंकि अब हमें कुछ साबित नहीं करना कि मैं कोई फरिश्ता हूं, या ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इम्परफेक्ट, ये तस्लीम कर ले। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, और किसी की नीयत पे कभी भी शक ना करें। रिलेशनशिप में जहर जो होता है वो किसी की नीयत पे शक करना। आप किसी की नीयत को जान ही नहीं सकते। यासिर, आप मेरी नीयत को नहीं जान पाओगे, मैं आपकी नहीं। नीयत सिर्फ अल्लाह की जात जानती है। नो डाउट, नो और डाउट, नो ताल्लुक में डाउट। जब हमने नीयत पे क्वेश्चन कर दिया, आप समझ लें कि आपने उस ताल्लुक में जहर डाल दिया, जहर इंजेक्ट कर दिया। इसमें मैं लास्ट में एक एक बुजुर्ग की बात कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि अगर ताल्लुक रखना है तो झगड़ा कैसा, अगर ताल्लुक नहीं रखना तो भी झगड़ा कैसा। जवाब वही है, लेकिन दोनों सूरत में। हाउ ब्यूटीफुल है ना। तो मतलब आपने तो चलना है, और आपने इतना खूबसूरत इसका क्लोजर दिया आज के शो का। ये एक सिटिंग में उस्ताद मोहतरम हम इसको नहीं सम अप कर पाएंगे, तो एक सिटिंग इसके लिए ट्रेलर तो चला दिया, टीजर चला दिया, तो इसके साथ इसके लिए एक और सिटिंग रखेंगे। और आपने जो लास्ट बात की आई एम सॉरी की, तो आई एम सॉरी लाइफ के किसी भी स्टेज पे बहुत जरूरी है। चाहे आप बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, चाहे आप बूढ़े हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आई एम सॉरी जो है वो बूढ़ा नहीं बोल सकता, बूढ़ा भी बोल सकता है। तो जिस स्टेज में भी हो आई एम सॉरी बोलें, तो इंशाल्लाह जैसे आप उस्ताद मोहतरम कामरान रिजवी ने बताया, तो आपका रिलेशन इंशाल्लाह वो दोबारा रिवैम्प हो जाएगा, दोबारा वो सेटल डाउन हो जाएगा। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि अगला बंदा आपको एक्नॉलेज नहीं कर रहा हो या समझ नहीं पा रहा होता, लेकिन वेट कर रहा होता है। तो वेट को प्रोलॉन्ग ना करें, आई एम सॉरी बोलें और चीजों को बचा लें, रिश्तों को बचा लें, क्योंकि झगड़ा कैसा है। बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनफोल्ड विद यासिर खान शो को करने का प्योरली मकसद भी यही है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जितने भी जेम्स और सक्सेस स्टोरी रखने वाले लोग हैं, उनको आपके साथ शेयर किया जाए, ताकि हम आपकी कुछ केयर कर सकें और सोसाइटी के जितने भी इश्यूज हैं उसके ऊपर बात कर सकें, ताकि जब तक बात नहीं होगी उसके सोल्यूशन की तरफ हम नहीं जा पाएंगे। और हमारे पेज को अनफोल्ड विद यासिर खान के पेज को शो पे फेसबुक पे जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा। बिकॉज हमारा जो पर्पस है सोशल बेटरमेंट का, जब तक ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयरिंग नहीं होगी, उस वक्त तक हम मासेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जरूर हमारे प्रोग्राम को प्रमोट कीजिए। और प्रोग्राम आज का कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कोई सजेशन हो तो सजेशन हमें दीजिएगा, और इस टॉपिक पे आप चाह रहे हैं कि हम उसके ऊपर शो करें, और किसी गेस्ट को स्पेसिफिक बात करना चाह रहे हैं कि उनको बुलाएं, तो जरूर हमें गाइड कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल हमारे साथ गेस्ट होंगे हमारे शाइनिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान अम्मार जाफरी, जो कि रेगुलर वीकेंड पे मेरे साथ आ रहे हैं हर संडे के संडे। सिल्क रूट जो सी पैक है, BRI है, हम उसके अकॉर्डिंग चीजों को लेकर चल रहे हैं, और हमारे यूथ को हम उसके ऊपर ट्रेन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और कल साइबर सिक्योरिटी पे बात की जाएगी इंशाल्लाह, उसको अनफोल्ड करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और किस तरह इसके ऊपर हमारे यूथ को काम करने की जरूरत है। बिकॉज फ्यूचर आपकी सॉफ्ट स्किल्स का है, फ्यूचर आपकी अपडेटेड और अपडेटेड टेक्नोलॉजी का है, और डिजिटल पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है, जब तक हम उसके लिए स्किल्स को सीखेंगे नहीं, तो हम पाकिस्तान को आगे नहीं लेकर पाएंगे। Thank you so much for watching Unfold with यासिर खान। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। Till that time, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।